नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक चला हुआ था उसको ख़त्म किया था। और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस भी बच्चे ने सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो सभी क्लासेस देख ले। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला हो जो क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो तो वो आप क्वेश्चन हमारे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया मिलेगा, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं वो क्वेश्चन हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी के अंदर बोलोगे आप चक्रवर्ती ब्याज। और जो इससे हमारा पिछला चैप्टर था वो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते थे साधारण ब्याज। तो जिस बच्चे ने पिछली सारी क्लासेस देखी हैं तो उसको अच्छे से क्लियर होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले। मान लो कोई भी प्रिंसिपल हो, मैंने किसी से 1000 रुपये उधार ले लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम बोल दे कि जो मैंने पैसे उधार लिए हैं वो पैसे 1 साल में वापस करने हैं। अब 1000 रुपये आप किसी से भी उधार लोगे और उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 1 साल। तो जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, अगर फॉर्मूला यूज़ करो आप तो ऐसा ही निकालने का आपका फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T बटे 100। तो जो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000 और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दी हुई है 10%। तो 1000 जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू प्रिंसिपल की 1000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 1 साल डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो 1 साल का ब्याज आएगा आपका SI वो कितना आया 100 रुपये। अगर इस पूंजी को 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता तो 1 साल के 100 रुपये, और जब यही पूंजी अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई होती तो जो 2 साल का ब्याज होगा यहाँ से 10% किसके बराबर है आपका 100 रुपये के बराबर। तो मतलब 1 साल का 100 रुपये, और जब यहाँ पे वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो उस टाइम पे कितना आ जाएगा 2 साल का 200 रुपये। और जब ये पूंजी 3 साल के लिए रहेगी 300 रुपये, जब ये पूंजी 10 साल के लिए रहेगी तो 10 साल का ब्याज कितना होगा 1000। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से वो क्या है, जो साधारण ब्याज है पहली साल में अगर मैंने किसी को कोई भी पूंजी उधार ली है, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 रुपये एग्जाम्पल लिया कि किसी से 1000 रुपये उधार ले लिए और 1000 रुपये की राशि के ऊपर मैंने पहली साल में ब्याज कितना दिया 100 रुपये, दूसरी साल में ब्याज कितना दिया 200 रुपये, 3 साल के बाद में ब्याज कितना दिया 300 रुपये, और अब तो जब 10 ईयर्स का देखा तो 10 साल का ब्याज कितना आया 1000 रुपये। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी आपकी, जो साधारण ब्याज है जो मैंने पहली साल रुपये पे किए हैं वही सेम मैंने दूसरी साल पे किए हैं, वही सेम मैंने तीसरी साल पे किए हैं, वही सेम मैंने 10वीं साल में पे किए हैं। अगर पहली साल में 100 रुपये ब्याज लगा तो दूसरी साल भी 100 ही है, तीसरी साल में भी 100 रुपये है। सेम 10वीं साल में ब्याज दूंगा जब भी ब्याज कितना है 100 रुपये। साधारण ब्याज क्या था हमारा, जो पहली साल में ब्याज दिया मैंने हर एक साल का वही ब्याज होगा। पहली साल में अगर मैंने 1000 रुपये ब्याज के दिए तो दूसरी साल भी 1000 रुपये ब्याज दूंगा मैं, 50वीं साल में भी 1000 रुपये ब्याज दूंगा। अगर मेरे से वो 100वीं साल में ब्याज मांगेगा सेम उसी पूंजी का, तो मेरी जेब से कितने रुपए जाएंगे ब्याज के 1000 रुपये। और जो आपका साधारण ब्याज है वो सारा का सारा काउंट होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे पहली साल का हो, चाहे दूसरी साल का हो, चाहे तीसरी साल का हो। उसके बाद हमने टॉपिक जिक्र किया था, अगला जो हमारा पॉइंट था अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते थे हम, अगर प्रिंसिपल के अंदर SI को ऐड कर दिया जाए,
मतलब जो रुपए मैंने उधार लिए किसी से, अगर मैं उसके अंदर जो मूलधन है उसके अंदर अगर आप ब्याज को भी जोड़ दोगे तो मूलधन प्लस ब्याज किसके इक्वल चला जाएगा, आपका अमाउंट के। अगर 1000 रुपये में 100 रुपये जी ऐड करूँ यहाँ से तो कितना होगा 1100, 200 रुपये ऐड करोगे तो 1200, 300 रुपये ऐड करोगे तो 1300, अगर 1000 रुपये ऐड करोगे तो 2000 रुपये। और ये सारा का सारा क्या है, अमाउंट। ये तो था आपका सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज आपने यहाँ से देखा कि जो पहली साल में ब्याज आया है वही दूसरी साल में, वही तीसरी साल में, अप टू चाहे आप कितने भी टाइम तक पूंजी इन्वेस्ट करो हर एक साल का सेम होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अभी देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अगर यही सेम पूंजी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर दे दी जाए तो उस केस में ब्याज क्या रहेगा। अब 1000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी 10% थी मान लो, तो 1000 रुपये प्रिंसिपल, अगर मैं पहली साल का ब्याज बोलूं तो जो रुपए मैंने उधार लिए हैं, मैंने पैसे कितने उधार लिए हैं 1000 रुपये, और उस 1000 रुपये के ऊपर जब मैं 10% ब्याज लगाऊंगा तो एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10%। और जब आप 1000 का 10% निकालोगे तो 1000 का 10% कितना आएगा 100 रुपये। ये तो आपका पहली साल का ब्याज। लेकिन अब डिफरेंस क्रिएट होगा किसके अंदर, आपने जो एसआई पढ़ा और जो आप अब सीआई पढ़ोगे। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली साल का ब्याज 100 रुपये आया, और हमने साधारण ब्याज के अंदर भी देखा था जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, उस टाइम भी पहली साल का ब्याज कितने रुपए था 100 रुपये। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट करना, पहली साल का एसआई और सीआई हमेशा इक्वल होगा। पहली साल का एसआई और सीआई हमेशा इक्वल होगा, या फिर मतलब जो पहला ब्याज आप पे करोगे उसको, अब अगर उसने ब्याज हाफ ईयरली बोला है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे जो ब्याज लेगा अर्धवार्षिक के रूप में, तो एसआई आपका बराबर डिवाइड होगा। एक साल के 100 रुपये तो आधा साल का कितना होगा 50 रुपये। मतलब जो पहले 6 महीने का 50 रुपये ब्याज आएगा वही आपका सीआई के ऊपर लगेगा, वही आपका एसआई के ऊपर लगेगा। अगर अब वो ब्याज बोल दे कि तिमाही के रूप में, मतलब हर 3 महीने के बाद ब्याज मांगे आपसे वो, तो एक साल का ब्याज 100 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट एक साल के अंदर तिमाही कितनी होती है आपकी 4, तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा आपका 100 रुपये 4 हिस्से के अंदर। और जब मैं 100 रुपये को 4 हिस्से के अंदर डिवाइड करूंगा तो 4 हिस्से में पैसे कैसे डिवाइड हो गए 25, 25, 25 और 25 के कितने स्लॉट बनेंगे 4। मतलब पहली तिमाही के अंदर जो मैंने 25 रुपये पे किए वही 25 रुपये मैं किसके अंदर भी पे करूंगा सीआई के अंदर भी। कहने का मतलब क्या मेरा यहाँ से, जो आप पहला ब्याज दोगे तो पहला ब्याज जो भी मैंने दिया, चाहे वो 3 महीने में दिया हो, चाहे 6 महीने में दिया हो, चाहे 1 साल में दिया हो, चाहे 2 साल में दिया हो, जो पहला ब्याज मैं पे करूंगा वो हमेशा इक्वल होगा एसआई और सीआई दोनों के अंदर। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 1000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं ईयरली की बात करूँ तो पहली साल के कितने रुपये ब्याज बनेगा 100 रुपये। यही हमने इसके अंदर देखा था, जब सेम पूंजी एसआई के अंदर इन्वेस्ट की गई तो एसआई के अंदर भी 1 साल का जो ब्याज आया वो कितने रुपए निकल के आया 100 रुपये। अब दूसरी साल के अंदर यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अब एसआई और सीआई के अंदर, एसआई के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, पहली साल के 100 रुपये ब्याज के, दूसरी साल 200 रुपये, तीसरी साल 300 रुपये। तो यहाँ से एक चीज़ नोट की होगी, पहली साल भी 100 रुपये ब्याज लगा था, दूसरी साल में ब्याज कितना आया 100 रुपये, मतलब 2 साल का कितना हो गया 200 रुपये। 3 साल का ब्याज कितना हुआ यहाँ से 300 रुपये। और यहाँ से आप एक चीज़ नोट करोगे कि हर एक साल का ब्याज इक्वल है। लेकिन सीआई के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। पहली साल का मतलब पहली टर्म पे जो ब्याज पे करोगे वो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे एसआई हो चाहे आपका सीआई हो। अब सीआई के अंदर जब मैं दूसरी बार ब्याज दूंगा, मतलब जो सेकंड मेरी किस्त होगी ब्याज की, जो दूसरी बार ब्याज दोगे आप, उस टाइम में वो अब आपसे प्रिंसिपल का भी ब्याज मांगेगा और जो प्रिंसिपल के ऊपर पहला ब्याज आपने दिया है उस ब्याज का भी ब्याज आपसे लेगा।
दूसरे वे में आप बोल सकते हो, जैसे एसआई के अंदर हमने पढ़ा, एसआई सारा का सारा किसके ऊपर काउंट हुआ, प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन सीआई के अंदर जो पहला ब्याज है वो आपका किसके ऊपर आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टर्म आप ब्याज दे के आओगे तो वो हमेशा आपका काउंट होगा किसके ऊपर, जो आपका अमाउंट आएगा निकल के। लेकिन एसआई के अंदर हमेशा हमने एक चीज़ देखी थी, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, सारा का सारा ब्याज किसके ऊपर काउंट हुआ था, प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन सीआई के अंदर ऐसा नहीं होगा। सीआई के अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लगेगा ही, साथ में जितना ब्याज प्रिंसिपल का ब्याज बना होगा उस ब्याज का भी ब्याज वो काउंट करेगा, और उसी को आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। अब 1,000 रुपये किसी से उधार लिए मैंने, 10% के हिसाब से पहली साल का ब्याज में कितने रुपए पे करूंगा, 100 रुपये। अब दूसरी साल में वो क्या करेगा, आपसे 1,000 रुपये का तो ब्याज लेगा ही, साथ में इस 100 रुपये का भी ब्याज आपसे वो मांगेगा। तो तब दूसरी साल में जब आप ब्याज दोगे तो 1,000 रुपये का 10% कितना आएगा, वापिस से 100 रुपये। लेकिन सीआई के अंदर जो पहली साल का ब्याज हमने पे किया था उस ब्याज के ऊपर भी क्या लगाएगा, वो ब्याज लगाएगा। और अब 100 का 10% निकालोगे कितने रुपए आएगा, 10 रुपये निकल के आया यहाँ से। 2 साल जब दूसरी साल का ब्याज लगाओगे, जो भी पूंजी आपको एट ए टाइम दिखाई दे रही है, 1,000 रुपये का भी ब्याज और इस 100 रुपये का भी ब्याज, ये सारा का सारा आपका सीआई है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एक चीज़ और बोली थी, जो एसआई है सारा का सारा आपका काउंट होगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे पहली साल का हो चाहे दूसरी साल का हो, चाहे कौन सी भी साल के अंदर मैं ब्याज पे करूं, सारा का सारा किसके ऊपर काउंट था, आपका प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन सीआई के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, पहले साल का ब्याज तो आपका, मतलब पहली टर्म का ब्याज तो आपका किसके ऊपर लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर। जब भी आप सेकंड टर्म का ब्याज पे करोगे वो सारा का सारा आपका अमाउंट के ऊपर आएगा। जैसे मैंने 1,000 रुपये उधार लिए थे किसी से, 1,000 रुपये मैंने उधार लिए, वो क्या आपका प्रिंसिपल, और पहली साल का जो सीआई आया वो कितने रुपए आया, 100 रुपये। और प्रिंसिपल के अंदर या तो आप एसआई ऐड कर दो या फिर आप सीआई ऐड कर दो। अगर मूलधन के अंदर मैं ब्याज को भी जोड़ दूंगा, चाहे आपका वो साधारण ब्याज हो चाहे वो आपका चक्रवर्ती ब्याज हो, अगर मूलधन के अंदर ब्याज जुड़ जाएगा तो आपका किसके कोल चला जाएगा सारा डाटा, अमाउंट को, अमाउंट के, जिसको आप हिंदी के अंदर मिश्रधन बोलोगे। तो 1,000 रुपये के अंदर जब 100 रुपये ऐड होंगे तो यहाँ से राशि आई आपके पास में 1,100 रुपये, और जो 1,100 रुपये निकल के आए मेरे पास वो 1,100 रुपये क्या है, अमाउंट। अब 1,100 के ऊपर डायरेक्ट अगर आप 10% ब्याज निकालोगे, 1,100 को अगर मैं 10% ब्याज निकालूं तो एक डॉट लगते ही वैल्यू किसके कोल चली जाएगी, आपकी 10% के। और 1,100 का जब आप 10% निकालोगे तो यहाँ से बोलोगे कि सर 110 रुपये निकल के आए, मतलब ये ब्याज आपका दूसरे साल का, जो दूसरे साल का सीआई है वो किसके कोल चला गया, आपका 110 रुपये। यहाँ से भी आप देखोगे 100 रुपये यहाँ पे और 10 रुपये यहाँ पे, टोटल किसके बराबर है, 110 रुपये के बराबर। अगर अब इस पूंजी को 3 साल के लिए छोड़ दिया जाता, मैंने एक चीज बोली थी, जितनी भी राशि आपको दिखाई दे उस सारी के ऊपर ब्याज लगा दो। मतलब इसका ब्याज, अब तीसरी साल का ब्याज मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो ब्याज इसका भी मांगेगा आपसे, ब्याज आपसे इसका भी मांगेगा, ब्याज आपसे इसका भी मांगेगा और ब्याज आपसे इसका भी मांगेगा। तो 1,000 का जब आप 10% निकालोगे कितने रुपए आएगा, 100 रुपये। मतलब 1,000 का तो ब्याज आ गया 100 रुपये। अब इस 100 का भी ब्याज मैंने पे करना है, इस 100 का भी ब्याज देना है, और इस जो ब्याज का भी ब्याज आया निकल के उसका भी ब्याज मैंने पे करना है। तो इस 100 का 10% निकालूंगा 10, इस 100 का 10% निकालोगे 10, इसका ब्याज 10, इसका ब्याज 10, लेकिन एक ब्याज इसका और बचेगा, इसका जब आप 10% निकालोगे तो यहाँ से कितने रुपए निकल के आएंगे, 1 रुपया और। तो आप बोलोगे टोटल तीसरे साल में
कितने रुपए ब्याज आया? 121 रुपये। मतलब जो तीसरे साल का मैंने CI पे किया वो कितने रुपए दिए हैं? 121 रुपये। अब यहां से देखना, पहले साल का ब्याज कितना था? 100 रुपये। उसके बाद अमाउंट कितना हुआ? 1100। अब दूसरे साल का ब्याज कितना आया? 110 रुपये। अगर मैं 1100 के अंदर 110 रुपये ऐड कर दूं तो आप बोलोगे कि सर 1210 रुपये अब न्यू अमाउंट होगा। मतलब 2 साल के बाद में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में निकल के? 1210 रुपये। अब तीसरे साल के अंदर जो वो ब्याज मांगेगा आपसे, वो किस पे ब्याज मांगेगा? 1210 पे से, क्योंकि CI हमें पता सारा का सारा किस पे से काउंट होगा? अमाउंट पे से। तो 1210 का जब आप 10% निकालोगे, यहाँ से बोलोगे कि सर 121 रुपये निकल के आया। मैंने यहाँ पे भी कितना निकाला है? 121 रुपये। तो यहाँ से आप क्लियर होगी एक चीज़ कि सारा का सारा जो CI आपका वो किसके ऊपर काउंट करता है? वो अमाउंट के ऊपर। एक दो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। राशि मान लेता हूं मैं 20,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं 20% ही मान लो। टाइम 1 साल के लिए रखते हैं शुरुआत में। अगर 20,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दे वो 20%, शुरुआत में बोला उसने टाइम 1 साल, तो जो आपने 20,000 रुपये उधार लिए, तो 20,000 का जब आप 20% निकालोगे, जब 20,000 का 20% आप निकालोगे तो एक डॉट लगते ही वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10% के। तो यहां से आपका 10% किसके बराबर आया? 2,000 के बराबर। 10% 2,000 के बराबर, तो 20% आपका किसके कुल चला जाएगा? 4,000 के बराबर। यह आपका ब्याज पहले साल का। जब दूसरे साल के लिए आप इसी पूंजी को इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे साल में, जैसे अभी हमने पिछला एग्जाम्पल से समझा था, जो पूरी की पूरी पूंजी है, पहली साल का ब्याज, उसके बाद आगे दूसरी साल का जब वो ब्याज मांगेगा आपसे, वो प्रिंसिपल का भी ब्याज लेगा आपसे और जो पहले साल का ब्याज आया है उसका भी ब्याज आपसे मांगेगा। तो 20,000 का 20% आप निकालोगे 4,000 और इसका आप 20% निकालोगे यहाँ से 10% 400, 20% आपका 800 के बराबर। तो जो पहले साल का ब्याज है 4,000 रुपये CI के अंदर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, पहली टर्म का, जो पहली टर्म होती है हमारी, उसका SI और CI बराबर होता है। मतलब 4,000 रुपये आपके SI के अंदर भी आएंगे और 4,000 रुपये आपके CI के अंदर भी आए हैं। तो पहली साल का SI और CI दोनों हमेशा बराबर होंगे, तो 4,000 रुपये यहाँ पे भी। तो दूसरी साल में SI हमने देखा था कि हर एक साल का इक्वल होगा। पहली साल में 4,000, तो दूसरी साल में भी कितने हैं? 4,000। लेकिन दूसरी साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा आए? 800 रुपये। तो यहाँ से अब आप एक चीज़ बोल सकते हो, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? तो आपका आंसर आएगा 800 रुपये। अगर सेम यही पूंजी दे रखी हो 20,000 रुपये 20% पे 2 साल के लिए, और वो बोल दे कि जो मैंने पूंजी इन्वेस्ट की है वो सारी की सारी पूंजी मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर CI के ऊपर दे रखी है, तो 2 साल के अंदर अगर मैं यही पूंजी SI के ऊपर देकर आता और यही पूंजी जो मैंने अब CI के अंदर इन्वेस्ट की है, तो 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये 4,000 रुपये पहली साल के अंदर SI में भी मिलेंगे और यही 4,000 रुपये पहली साल में
CI के अंदर भी मिलेंगे। लेकिन CI हमने आगे देखा, CI काउंट होता है अमाउंट के ऊपर, लेकिन जो हमारा SI है वो सारा का सारा काउंट होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब जो पहली साल 4,000 रुपये CI के ऊपर आए वही 4,000 रुपये किस पे भी आते, SI के अंदर भी। लेकिन SI के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, जो पहली साल में ब्याज आया है सेम वही ब्याज काउंट होगा लाइफ टाइम तक, जब तक वो पूंजी इन्वेस्ट हुई है। लेकिन CI के अंदर ऐसा नहीं है। CI के अंदर क्या कि ब्याज किसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है, अमाउंट के ऊपर। तो SI में पहली साल में भी 4,000 आएंगे, दूसरी साल में कितने रुपए आएंगे, 4,000। लेकिन दूसरी साल के अंदर अगर पूंजी CI के ऊपर इन्वेस्ट हुई है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले मुझे, 800 रुपये। तो टोटल यहाँ से बोलोगे कि 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये मुझे CI के अंदर भी मिलेंगे और यही 8,000 रुपये मुझे SI के अंदर भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा रुपए जो मुझे मिले वो कितने रुपए हैं, 800 रुपये। अगर एग्जामिनर मेरे से क्वेश्चन करे कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस किसके इक्वल जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से क्या होगा, 800 रुपये। अगर इस पूंजी को 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता, समझने की कोशिश करना भी, यहीं से हम कई अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी पूरा का पूरा हम बेसिक पढ़ेंगे, सारा का सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस होगा। अगर ये चीज़ मतलब इस क्लास को आप अच्छे से कर लोगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो आप आगे नेक्स्ट हमारी क्लास होंगी या जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ मतलब इस क्वेश्चन का तरीका हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो पहली साल के अंदर 4,000 रुपये, दूसरी साल के अंदर जब ब्याज लगा 4,000 रुपये इस पूंजी का आया और जो पहले साल का ब्याज था उसका ब्याज कितने रुपए मिला, 800 रुपये। अगर इस पूंजी को 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जब इस पूंजी को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा तो 20,000 का, मैंने बस सिंपल सी एक चीज़ बोली थी, जो भी आपको पूंजी एट प्रेजेंट दिखाई दे उस सारे का ब्याज काउंट करना है। बस 20,000 का भी ब्याज लगाना है, इस 4,000 का ब्याज लगाना है, इस 4,000 का ब्याज लगाना है और 800 रुपये का भी ब्याज लगाना है आपने। तो 20,000 का 20% 4,000, 4,000 का 20% 800, इस 4,000 का 20% 800 और इस 800 का 20% 160 रुपये। तो अब बोलोगे, अगर मैं फिर वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूं, जो ऐसा ही आप देखोगे हर जगह इक्वल है। पहली साल में भी 4,000 है, दूसरी साल में भी 4,000 है, तीसरी साल में भी 4,000 है। लेकिन CI आपका हर साल बढ़ता जाएगा, CI हर साल आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि CI आपका सारा का सारा किस पे काउंट होता है, अमाउंट के ऊपर। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा। 3 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये 12,000 रुपये, अगर ये पूंजी SI के ऊपर इन्वेस्ट की होती तो ये 12,000 रुपये मुझे SI से भी मिलते। लेकिन जब ये पूंजी CI के अंदर इन्वेस्ट की गई तो CI के अंदर ये 12,000 भी आएंगे। लेकिन उसने पूछा क्या है, CI और SI का 3 साल का डिफरेंस क्या होगा। तो आप एक चीज़ बोलोगे कि 12,000 रुपये सर SI में भी आएंगे, 12,000 रुपये CI के अंदर भी आए, एक्स्ट्रा कौन से रुपये हैं, बस ये वाली राशि 800, 1600, 2400 और 160, मतलब कितने रुपए हैं, 2,560 रुपये। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस 800 के बराबर है, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस आपका किसके बराबर रहा है, 2,560 रुपये। 2,400 रुपये ये और 160 रुपये ये। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अभी आपको, एक चीज़ देखना, जो आपका CI है सारा का सारा, ये चीज़ नोट करना भी, हर एक क्वेश्चन को आगे हम उसी वे से सोल्व करेंगे। फिर जो CI होगा आपका हमेशा, अगर 2 साल का दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 2 साल के अंदर हमेशा डाटा स्क्वायर में मिलेगा आपको। अगर 3 साल का दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 3 साल के अंदर डाटा हमेशा आपको क्यूब के अंदर दिखाई देगा। अगर राशि
4 साल के अंदर दी हुई है तो दोनों जगह पे आपके पावर 4 मिलेगी। जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, 20,000 रुपये जो मैंने उधार लिए, ये आपका प्रिंसिपल, यहाँ से आपको पता अब सारा का सारा प्रिंसिपल 20,000 है और रेट आपकी 20% थी। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे कि 20,000 रुपये की राशि 2 साल के बाद में, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 4,000 यहाँ से, 4,000 यहाँ से, 8,000 और 800 रुपये यहाँ से, टोटल कितने रुपए आए, 4 4 8 और 8 8800 रुपये। तो अमाउंट एग्जामिनर बोलेगा कि 28,800 रुपये हो गया। 2 साल के अंदर जो मैंने 20,000 रुपये उधार लिए थे किसी से, वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने रुपए बन गए, 28,800 रुपये। एग्जामिनर आपसे हमेशा पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी यहाँ पे, मतलब जो मैंने चक्रवर्ती ब्याज पे पैसे उधार लिए हैं, चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर जो पैसे उधार दिए हैं किसी को, जो उसने ब्याज लगाया है वो ब्याज की दर क्या है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, अगर 2 साल का डाटा आपको दिया मिले तो हमेशा स्क्वायर के अंदर मिलेगा, अगर 3 साल का डाटा आपको दे रखा है तो हमेशा क्यूब में मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 20,000 रुपये उधार लिए तो 2 साल का आपका ब्याज कितना आया, 4,000 यहाँ पे, 4,000 यहाँ पे, 800 रुपये यहाँ पे, टोटल ब्याज कितना हुआ आपका 8800 रुपये। अगर 20,000 के अंदर आप 8800 रुपये जोड़ोगे तो टोटल कितना हुआ 28,800 के बराबर, और जो 28,800 के बराबर आया वो 28,800 क्या आपका सारा का सारा अमाउंट। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 100, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 144, टाइम 2 साल। अगर टाइम 2 साल है तो डाटा आपको स्क्वायर मिलेगा। जैसा आप देख सकते हो ये 10 का स्क्वायर है और ये वाला डाटा आपका यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। मतलब राशि कैसे गई होगी ये 10 से 12, और जब 10 से 12 बोलोगे तो कितने रुपए ऐड हुए, 2 रुपये, और जो 2 रुपये ऐड हुए वो सारा का सारा क्या आपका ब्याज। तो वो 2 रुपये ब्याज किस पे से लगा है, 10 रुपये पे से, 2 रुपये 10 पैसे, 1/5 और 1/5 आप यहाँ से किसके इक्वल बोलोगे, 20%, जो उसमें रेट दी हुई थी। अगर मैं 3 साल का भी मैच करवाऊँ यहाँ से तो 3 साल का आप देखोगे डाटा क्यूब के अंदर आएगा निकल के। जैसे 2 साल का मैंने स्क्वायर के अंदर बोला है तो 3 साल का डाटा आपका किसके अंदर दिखाई देगा आपको, यहाँ पे क्यूब के अंदर। जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर। अब आपका अमाउंट किसके बराबर जाएगा, 12,000 रुपये ब्याज यहाँ से, 12,000 ये, और 2560 रुपये वहाँ पे भी। तो टोटल आप बोलोगे कि 14,560 रुपये ब्याज आएगा। लेकिन रुपए कितने उधार लिए थे, 20,000 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट होगा आपका, अगर मैं 14,500 रुपये ऐड 560 रुपये ऐड करूँ तो 34,560 रुपये। ये सारा का सारा क्या बना आपका यहाँ से अमाउंट। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे आप 1,000, और 2 पे यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 1728। तो आप बोलोगे ये वाला डाटा 10 का क्यूब है और ये वाला डाटा 12 का क्यूब है। 2 साल का डाटा सारा स्क्वायर के अंदर, अगर 3 साल का डाटा सारा क्यूब के अंदर। तो यहाँ पे 3 साल के अंदर क्वेश्चन क्या होगा एग्जामिनर का कि मैंने 20,000 रुपये उधार लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो 3 साल के बाद में किसके बराबर चलेंगे, 34,560 के बराबर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे क्या रही होगी। तो 3 साल अगर वर्ड यूज़ किया और उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपके दिमाग में बस एक चीज़ आनी चाहिए, सारा का सारा डाटा किसके अंदर दिया हुआ है, मतलब क्या मिलेगा। अगर सीआई है तो क्यूब, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट किया 1,000, 2 से कैंसिल आउट किया 1728। ये आपका 10 का क्यूब है, ये आपका 12 क्यूब है। तो 10 से 12
यहाँ पे ब्याज कितना 2, 10 पे 1/, तो 2/10 यहाँ से क्या आएगा 1/5, और 1/5 आपका किसके इक्वल चला जाएगा 20% के बराबर। तो देखा कि 2 साल के अंदर डाटा स्क्वायर में, 3 साल के अंदर डाटा किस में दिया हुआ है क्यूब के अंदर। तो और एक चीज़ और भाई, हमेशा कोशिश करना कि मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको टिप्स के ऊपर याद हो, क्योंकि ये चीज़ जैसे आप सीआई करोगे और सीआई के अंदर अगर आप डायरेक्ट ये अप्रोच अप्लाई करोगे स्क्वायर और क्यूब वाली, तो इसके अंदर तभी कामयाब है ये चीज़ जब आपको स्क्वायर और क्यूब टिप्स के ऊपर याद है। नहीं तो आप फिर एग्जाम के अंदर यही सोचे जाना बैठ के कि 1728 किसका क्यूब रहा होगा। अब एक बच्चे को डायरेक्ट पता होगा कि 1728 किसका क्यूब है, 12 क्यूब, वो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देगा विद इन 5 to 6 सेकेंड। तो मिनिमम कोशिश करना भी 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद हो। ये सारा का सारा डाटा आपको मैथ के अंदर तो हेल्प करेगा, साथ में रीजनिंग के अंदर भी हेल्प करेगा। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, अब वो बोलेगा कि 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस 800 रुपये है, टाइम 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, और यहाँ से पूछेगा प्रिंसिपल क्या रहा होगा कि 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस किसके बराबर है आपका 800 के बराबर है, टाइम 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो जो मैंने पैसे उधार लिए थे किसी से वो राशि किसके बराबर ही होगी, जो प्रिंसिपल वो किसके बराबर आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपने क्या अप्रोच अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 20% को फ्रैक्शन के अंदर लिखो। 20% की फ्रैक्शन क्या बोलोगे आप 1/5। जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे ही मिले, न्यूमरेटर में चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कोई मतलब नहीं मुझे उससे, लेकिन जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे ही मिले उसके बाद आप देखना फिर उसने टाइम कितना दिया है। जैसे यहाँ पे उसने टाइम कितने टाइम की बात की है 2 साल की, अगर 3 साल की बात करता, अब 2 साल की बात की है, तो जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे रखी है डायरेक्ट उसकी पावर कर दो। तो 5 की अगर पावर 2 करोगे तो किसके बराबर आया 25 के। अगर टाइम यहाँ पे 3 साल दिया होता, 3 की वैल्यू भी देखेंगे हम जब 3 साल देगा वो, तो अब मेरे हिसाब से प्रिंसिपल क्या है 25। अब मैं ब्याज निकालूंगा 25 के हिसाब से ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो पहली साल का जब आप 25 का 20% निकालोगे, या तो आप 1/5 बोल दो या फिर 10% बोलोगे, आप किसके बराबर है 2.5 के, और 10% अगर 2.5 के बराबर है तो 20% आपका किसके कुल चला जाएगा 5 के। दूसरी साल के अंदर मुझे एक चीज़ का पता है, जो सीआई है वो पहली साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी काउंट होगा और प्रिंसिपल के ऊपर भी काउंट होगा। तो 25 का जब आप 20% निकालोगे यहाँ पे आएगा 5, और इस 5 का जब आप 20% निकालोगे 1/5 किसके बराबर आया 1 के बराबर। तो यहाँ से बोलोगे अगर प्रिंसिपल 25 रहा होता, अगर प्रिंसिपल 25 रहा होता तो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस मेरे हिसाब से 1 रुपया आएगा बस, क्योंकि अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो ये 10 रुपये, ये 10 यूनिट सेम आपकी एसआई के अंदर भी आएंगी, यही सेम 10 यूनिट किसके अंदर भी आएंगे आपकी सीआई के अंदर भी आएंगी। तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसका होगा बस 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की मेरे हिसाब से मतलब जो ब्याज है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट के बराबर है, लेकिन उसके हिसाब से सीआई और एसआई का डिफरेंस किसके बराबर है 800 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई आपकी 800 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर है तो 25 यूनिट किसके बराबर चली जाएंगी 20,000 के। यही तो प्रिंसिपल दिया हुआ था। क्वेश्चन को किसी वे में भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछे भी, अगर कंसेप्ट मजबूत होगा उसके बाद क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जिस क्वेश्चन को आप आसानी से ना कर पाओ।
चाहे कोई भी चैप्टर हो बे, हर एक क्वेश्चन के हमेशा रटने की बजाय कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, और जिस दिन हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद फिर एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन को किसी वे में घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। अब जैसे कि हमने देखा था 3 साल का एसआई और जो सीआई का डिफरेंस था वो 2560 के बराबर है। अगर वो बोल दे कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 2560 रुपये के बराबर है, टाइम 3 साल, रेट 20%, तो यहाँ से भी अब जब देखोगे प्रिंसिपल आपका किसके इक्वल जाएगा, 20,000 के बराबर। 20,000 के बराबर क्यों जाएगा, क्योंकि जो 2560 का डिफरेंस हमने निकाला था वो किस पूंजी से निकाला था, 20,000 से। ये तो बस मैं खाली क्रॉस चेक करवा रहा हूँ आपको वैल्यू, लेकिन एग्जामिनर तो बस खाली यही क्वेश्चन देगा भी कि कोई राशि होगी और उस राशि के ऊपर 3 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस रहा वो किसके बराबर आया, 2560 रुपये के बराबर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% थी, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, या प्रिंसिपल निकलवा के आगे आपसे एसआई निकलवा ले। तो 20% को आप बोलोगे किसके बराबर आएगा, 1/5 के। 20% किसके इक्वल गया, 1/5 के। तो 20% आपका यहां से 1/5 के बराबर है। मैंने बोला था जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी हो और जो टाइम दे रखा है डायरेक्ट उसकी पावर कर दो। न्यूमिनेटर में वैल्यू चाहे कोई भी हो, जैसे 15% होता है यहाँ पे, तो 15% क्या आएगा आपका, 3/20। अब मुझे मतलब किससे, बस जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है। अगर 15% होता डायरेक्ट मैं 20 का क्यूब बोलता। अब इस 3 का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेट क्या दी उसने, 20%, तो 20% 1/5, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या कितनी दी हुई है, 5, और 5 की पावर अगर 3 करोगे मतलब 5 का क्यूब किसके इक्वल चला जाएगा, 125 के। तो अब की बार मेरे हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर है, 125 के बराबर। तो 125 का जब आप 20% निकालोगे, मतलब 125 का जब आप 20% निकालोगे तो किसके बराबर आया, 25 रुपये के बराबर। दूसरी साल के अंदर इसका ब्याज 25 रुपये, इसका ब्याज 5 रुपये। जब तीसरी साल के अंदर ये पूंजी छोड़ी जाएगी तो इसका 25 रुपये, इसका 5 रुपये, इसका 5 रुपये और इसका 1 रुपया। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 3 साल के अंदर जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा वो सारा का सारा किसके बराबर आएगा, हमारी ओर से 16 यूनिट के बराबर। 3 साल के बाद में जो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसके बराबर गया, 16 के बराबर। लेकिन मेरे हिसाब से 16 के बराबर उसके हिसाब से किसके बराबर है, 2560 के बराबर। मेरे हिसाब से टोटल किसके बराबर है ये, 16 के बराबर, लेकिन उसके हिसाब से किसके बराबर है, 2560 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, 160 गुना। अब 160 गुना जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 0 एज इट इज, 16 5 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4 16 और 4 20, तो वापिस से राशि कितनी निकल के आई, 20,000 रुपये। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीख लिया, अगर सीआई एसआई का डिफरेंस दे रखा हो तो वहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। दूसरे केस में अगर एग्जामिनर प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दोनों चीज़ दे के जाए तो उस केस में वो टाइम बोलेगा कि 2 साल के अंदर इतना अमाउंट बन गया, 3 साल के अंदर इतना अमाउंट बन गया। तो 2-3 साल आपने क्या वर्ड देखना वहाँ पे, अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज यूज किया वर्ड कहीं पे भी, अगर 2 साल तो डाटा पक्का स्क्वायर के अंदर मिलेगा, अगर 3 साल दे रखे तो सारा डाटा किसके अंदर मिलेगा आपको, वो क्यूब के अंदर। उसके बाद और क्वेश्चन किस वजह से पूछ सकता है एग्जामिनर, यहाँ से जो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से चलाएगा आपका, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लो किसी से मैंने 5,000 रुपये उधार लिए, रेट 10% ही बोल दो, टाइम 2 साल। तो रेट 10%,
टाइम 2 साल और रुपए कितने उधार लिए आपने 5,000। अब आपसे वो 2 साल का ब्याज पूछेगा। 2 साल के बाद में या तो आपसे पूछेगा अमाउंट किसके बराबर आएगा या फिर सीआई किसके बराबर आएगा। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होगा या तो वो आपसे अमाउंट निकलवाएगा या फिर वो आपसे सीआई निकलवाएगा, बस कि चक्रवर्ती ब्याज यहां से कितना आएगा। तो प्रॉपर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अब शॉर्ट करने की कोशिश करना भी नहीं क्वेश्चनों को। रेट 10% और 10% को आप क्या बोलोगे 1/10। 1/10 अगर मैंने किसी से 10 रुपये उधारे लिए होंगे तो उसके ऊपर ब्याज कितना आया 1 यूनिट। 10 वाली चीज कितनी बन जाएगी 11, लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। मतलब यही सेम प्रोसीजर कितने साल के लिए होगा 2 साल के लिए। तो अगले साल फिर 10 से 11। तो ओवरऑल बोलोगे कि 100 वाली चीज किसके बराबर है 121 के। टोटल 100 वाली चीज किसके बराबर गई 121 के बराबर। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। मतलब 100 रुपये मैंने किसी से उधार लिए थे और 100 रुपये 2 साल के बाद में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रही होगी तो 100 रुपये 2 साल के बाद में किसके इक्वल हो जाएंगे 121 के बराबर। अगर मैं 121 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दूं, अगर मैं 121 में से 121 में से अगर मैं 100 रुपये माइनस कर दूं तो यहां पे डिफरेंस कितना आया 21 यूनिट का। अगर मैं 121 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दूं तो यहां पे आप डिफरेंस बोलोगे, डिफरेंस कितना आएगा 21 यूनिट का। जो 100 यूनिट है मेरे हिसाब से क्या है प्रिंसिपल, लेकिन मैंने 100 रुपये तो नहीं उधारे लिए। उधारे कितने रुपए लेके आया हूं, मतलब जो पैसे मैंने उधार पे लिए हैं वो किसके बराबर है 5,000 के, लेकिन यहां से किसके बराबर है 100 के। तो मतलब 100 वाली वैल्यू किसके इक्वल है 5,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई 50 के। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आपकी 50 के बराबर। तो 21 यूनिट किसके बराबर आएंगे 1050 के बराबर। 1050 के बराबर अगर मैं 5,000 रुपये में 1050 रुपये ऐड करूं या 121 की मल्टीप्लाई 50 से करो तो टोटल किसके बराबर जाएगा 6,050 के। मतलब जो मैंने 5,000 रुपये उधारे लिए थे किसी से, तो वो 5,000 रुपये 2 साल के बाद में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रही होगी तो 10% के हिसाब से कितने रुपए बन जाएंगे 6,050 रुपये। एग्जामिनर क्वेश्चन इस वे में भी देगा आपको। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कर सकता था, वो अमाउंट बोल देगा आपको 6,050 रुपये है अमाउंट, आपसे एग्जामिनर बोल देगा। या और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। रेट बोल दे एग्जामिनर 20% ही और 2 साल का सीआई बोल दे 216 रुपये है, टाइम 2 साल। तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा और आपसे अमाउंट पूछेगा। 2 क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर हमेशा आपसे। रेट 20%, सीआई 216 रुपये और टाइम 2 साल। तो वो राशि क्या रही होगी या फिर जो अमाउंट आएगा मिश्रधन आएगा वो किसके बराबर आएगा। तो 20% को आप फ्रैक्शन के अंदर लिखो। 20% आपका किसके बराबर जाएगा 1/5 के बराबर। तो 1/5 यहाँ से बोलोगे 5 के ऊपर अगर 1 ब्याज होगा तो किसके बराबर चली जाएगी वो राशि 6 के बराबर। टाइम कितना है 2 साल। अगले साल फिर 5 से 6 यूनिट। मतलब पहले साल 5 के ऊपर अगर 1 रुपया ब्याज आएगा तो 5 वाली चीज़ किसके बराबर है मेरी 6 के बराबर। सेम दूसरे साल फिर 5 के ऊपर 1 रुपया ब्याज आएगा
तो वो राशि किसके बराबर है? 6 के बराबर। ओवरऑल बोलोगे 25 वाली चीज़ किसके बराबर है? 36 के बराबर। मतलब 25 यूनिट किसके बराबर है? टोटल 36 के बराबर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्याज कितना आया? 11 यूनिट। अब 11 पे 216 तो नहीं डिवाइड होगा, मतलब 11 का मल्टीपल ही मान लेते हैं कोई भी। 11 का अगर मैं मल्टीपल बोलूँ यहाँ पे 231 ही मान लो। अब 11 मेरे हिसाब से जो ब्याज है, प्रिंसिपल 25 और अमाउंट 36, तो जो डिफरेंस है दोनों का 11 यूनिट। मेरे हिसाब से जो सीआई आया वो 11 यूनिट के बराबर, लेकिन उसके हिसाब से सीआई कितना है? 231। 11 यूनिट की वैल्यू 231 के बराबर। 11 दूनी 22, यहाँ से बचेगा 1 और 1, 11 1 11। तो कितने गुना? 21 गुना। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 21 के बराबर है। तो अगर 25 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो मैं 21 5 105, 10 21 2 42, 42 और 10 52। मतलब जो मैंने पैसे उधार लिए थे किसी से, वो राशि कितनी थी? 525 रुपये। क्योंकि 21 5 आपका होगा 105 रुपये, यहाँ से 5 10 21 2 42, 42 और 10 52। ठीक है, मतलब कितने रुपए? 525 रुपये। और यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा 21 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो 21 6 126, 12 21 दिया 63, 63 और 12 किसके बराबर आएगा आपका? 75, 756 रुपये। ये आप डायरेक्ट ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पे 525 के अंदर जब आप 231 रुपये ऐड करोगे, 5 1 6 3 2 5, 5 और 2 7, मतलब कितने रुपए होंगे? 756 रुपये। तो एग्जामिनर की मर्जी है, भी क्वेश्चन किसी वे में पुट कर सकता है, लेकिन हमें हर एक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सोल्व करना जानते होगे तो ईजिली सोल्व कर पाओगे फिर उन चीज़ों को। उसके बाद जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हमने, उसके अंदर मैंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हाफ ईयरली वगैरह का, लेकिन सीआई के अंदर जैसे आपने देखा कि जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि जितना जल्दी हिसाब होगा उतना जल्दी फायदा मुझे तो उस चीज़ में। एग्जाम्पल से समझना, मान लो 1000 रुपये उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 1 साल। एसआई के अंदर आपने देखा था कि एसआई के अंदर हाफ ईयरली वगैरह, क्वार्टरली वगैरह, ये कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुए, क्योंकि एसआई के ऊपर उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर 1 साल के मैंने किसी को 1000 रुपये देने हैं, अगर वो मेरे से हाफ ईयरली मांगेगा तो मैं बोल दूंगा कि 1000 की बजाय कि 500 रुपये करके दे दूंगा। अगर मेरे से तिमाही के ऊपर ब्याज मांगेगा वो, तो मैं फिर उसको 250 करके 4 बार में डिवाइड कर दूंगा। अगर हर 4 महीने पे मांगेगा ब्याज तो 1000 बटे आप 3 कर दोगे, क्योंकि 4 महीने में अगर साल को तोड़ोगे तो 3 बार डिवाइड होगी वो चीज़ बस। लेकिन सीआई के अंदर इस चीज़ का रोल है, सीआई के अंदर जितना टाइम कम होगा उतना ज़्यादा ही फायदा है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। अब 1000 रुपये अगर आप 20% बोलो, अगर रेट हमेशा एग्जामिनर एक चीज़ ध्यान रखना भी, वो ईयरली यूज़ करेगा, वो कभी भी आपको रेट जो दी होगी वो हाफ ईयरली वगैरह की रेट नहीं देगा, रेट हमेशा ईयरली देगा। अगर उसने हाफ ईयरली बोला होगा तो हाफ ईयरली मैंने वो रेट खुद कन्वर्ट करनी पड़ेगी अर्धवार्षिक के अंदर। अगर 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट हों 1000 रुपये, तो यहाँ से आप बोलोगे 1000 का 20% किसके बराबर आएगा? 200 के। ये 200 रुपये ब्याज कब है? जब उसने ब्याज मेरे से ईयरली के हिसाब से काउंट किया है। अगर वो मेरे से ब्याज, मतलब वो मेरे को बोले कि पैसों का हिसाब 1 साल के बाद करना है, अगर वो मेरे से बोल दे हाफ ईयरली, अगर हर 6 महीने के बाद मैंने हिसाब करना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, जितना टाइम कम होता जाएगा उतना ही सीआई बढ़ता जाएगा आपका।
मतलब सीआई के अंदर आपको तभी फायदा है जितना जल्दी हिसाब हो। अब 1000 रुपये उधार लिए किसी से। अब एक चीज ध्यान रखना भी, ये रेट ईयरली की है। अगर वो हाफ ईयरली मेरे से बोलेगा तो हाफ ईयरली के अंदर मुझे अब एक चीज बताना, एक साल के अंदर, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 महीने के ऊपर। तो एक साल के अंदर कितने अर्धवार्षिक होंगे, 2। पहले 6 महीने और अगले 6 महीने। मतलब एक साल के अंदर जब मैं पहले हिसाब करता था तो पूरी साल का इकट्ठा, लेकिन अब जब वो हाफ ईयरली बोलेगा तो हाफ ईयरली के केस में मुझे हिसाब कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार। पहले 6 महीने में और उसके बाद अगले 6 महीने में। लेकिन अब रेट 20% नहीं रहेगी, रेट 20% पूरे एक साल की है। अगर हाफ ईयरली बोलेगा तो उस केस में रेट कितनी यूज होगी, 10%। तो हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज निकालोगे, पहले 6 महीने का ब्याज 10%, तो इसका 10% आप 100 रुपये बोलोगे। अगले 6 महीने में इसका तो ब्याज मांगेगा 100 रुपये और इसका भी 10%, 10 रुपये। तो यहाँ से अब एक चीज़ देखोगे कि उसको कितना फायदा है। वही सेम पूंजी 1000 रुपये जब एक साल के अंदर हिसाब करवाया तो ब्याज कितना आया, 200 रुपये। जब उसने बोला कि मैं जो ब्याज है किस हिसाब से लूँगा, हर 6 महीने के ऊपर, जब हर 6 महीने के ऊपर ब्याज मांगेगा तो कितने रुपये एक्स्ट्रा निकल आई, 10 रुपये। लेकिन सीआई मतलब एसआई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे एक साल का, पहले साल का मैंने बोला था एसआई सीआई बराबर होता है, एक टर्म में 200 रुपये। लेकिन यहाँ पे जब 2 टर्म के अंदर डिवाइड हुआ, 100 और 100 को भी ऐड करोगे फिर भी कितना आएगा, 200 ही। एसआई के ऊपर उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो बोल देगा आपसे कि हर तिमाही के ऊपर हिसाब करना है उसका, मतलब हर तीसरे महीने के ऊपर, तो एक साल को जब आप 3-3 महीनों के अंदर तोड़ोगे, आप बोलोगे पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने। मतलब एक साल में ही उसने कितने बार आपको हिसाब करने के लिए बोला, 4 बार। लेकिन सीआई के अंदर मैंने बोला जितना टाइम कम होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, जिसको भी मतलब जिसने भी पैसे इन्वेस्ट किए, जिसने पैसे दिए हैं, उसको तो तभी फायदा जितना जल्दी हिसाब करके जाए, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ब्याज आएगा। अब हर 3 महीने के ऊपर बोल दिया तो पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने। मतलब एक साल के अंदर ही कितने बार हिसाब करना पड़ा, 4 बार। अब रेट भी फिर उसी हिसाब से लगेगी। जैसे जब 6-6 महीने भी हिसाब करवाया उसने मेरे से, तो 6-6 महीने जब मैंने हिसाब किया तो डायरेक्ट मैंने रेट का हाफ कर दिया। पूरे साल की 20%, आधे साल की कितनी थी, 10%। जब मैं 3-3 महीने के ऊपर हिसाब करूंगा उसका, तो रेट मतलब एक साल के अंदर कितनी तिमाही है, 4, तो रेट का भी क्या होगा, डिवाइड बाई 4। तो मतलब एक साल की 20%, तो तिमाही की कितनी आएगी, 5%। अब हिसाब उसका कितने के हिसाब से करोगे, 5% के हिसाब से। तो 1000 रुपये 5% पे 10% कितना है, 100 के बराबर, 5% 50। अगले 3 महीने में 50, लेकिन इसका 5% 2.5। अगले तीसरे महीने में 50, इसका 2.5, इसका 2.5 और इसका 10% आएगा 0.25, क्योंकि 2.5 तो ऑलरेडी है। अगर डायरेक्ट ना निकाल पाओ यहाँ से तो 2.5 का वैल्यू कितनी निकालनी है, 5%, 5/100, यहाँ से बटे 10, 25, 5, 125 डिवाइड बाई 1000, तो 0.125। लेकिन अभी तक तो 9 महीने कंप्लीट हुए हैं बस। पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने और अब लास्ट वाले 3 महीने। इसका 50, इन तीनों का, इसका भी 2.5 आएगा, इसका भी 2.5 आएगा, इसका भी 2.5 आएगा, 7.5। इसका भी 0.125 आएगा, इसका भी 0.125 आएगा,
इसका भी 0.125 आएगा, तो डायरेक्ट आप बोल दोगे 0.125 गुना 3, और एक इसका और 5% ब्याज बचेगा, बिल्कुल जो ना के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एसआई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी 200 रुपये थे जब 1 साल के अंदर हिसाब हुआ, जब 6 महीने में हिसाब हुआ जब भी कितने 200 रुपये, लेकिन 100 रुपये डिवाइड हो गए। जब हर तीसरे महीने भी हिसाब हुआ 50-50 में डिवाइड हो गए, लेकिन टोटल तो अब भी 200 है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 200, 7.5 और 7.5 15, मतलब 215 और पॉइंट समथिंग और भी बढ़ेगा अभी। तो जब सीआई की बात करूं मैं, 1 साल में 200 रुपये, यहाँ पे ब्याज 1 साल का है, यहाँ पे ब्याज 1 साल का है, हर जगह ब्याज 1-1 साल का है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे हिसाब 1 साल के अंदर हुआ है, यहाँ पे हिसाब हर 6 महीने में हुआ है, यहाँ पे हिसाब हर 3 महीने के बाद हुआ है। तो आपने देखा होगा जैसे टाइम घटता गया है उस केस में ब्याज, जैसे टाइम घटा है उसी केस में ब्याज आपका बढ़ा है। लेकिन एसआई के अंदर इस चीज़ का कोई रोल नहीं है। एसआई के अंदर आपने देखा यहाँ पे भी 200 हैं, यहाँ पे भी 200 हैं, अगर 6-6 महीने में हिसाब हुआ तो 100 डिवाइड हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं, अगर हर 3 महीने पे हिसाब हुआ तो बटे 4, 50, 50, 50 और 50, हर जगह इक्वल है। ये था भी आपका पूरे के पूरे सीआई का बेसिक। आज हमने खाली बस बेसिक डिस्कस किया है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो जो आपके समझ में ना आया हो, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की भी हर एक पॉइंट को बिल्कुल विद एग्जाम्पल समझाने की। हाँ, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अब आगे तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे, जिस भी बच्चे ने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया है कि क्वेश्चन किस वे में एग्जामिनर हमेशा पुट करता है या क्वेश्चन को किस वे में एग्जामिनर बनाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। हाँ, अब मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि हर एक बच्चा अच्छे से कंपेयर कर सकेगा एसआई और सीआई को। जैसे कि हमने एसआई देखा, एसआई के अंदर जो सारा का सारा ब्याज है, चाहे पहले साल का हो, चाहे दूसरे साल का हो, चाहे तीसरे साल का हो, हर जगह इक्वल था। लेकिन सीआई के अंदर पहले साल तो काउंट होता आपका सारा का सारा किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, उसके बाद सारा का सारा काउंट होगा किसके ऊपर, आपका अमाउंट के ऊपर। क्योंकि सीआई बस पहले साल, मतलब जो पहली टर्म का ब्याज होता है वो सारा का सारा प्रिंसिपल पे आता है, उसके बाद सारा का सारा ब्याज किस पे काउंट आना, मतलब किस पे काउंट करना स्टार्ट कर देता है, वो अमाउंट के ऊपर। जबकि एसआई के अंदर ऐसा नहीं था। एसआई के अंदर हमने देखा था कि सारा का सारा ब्याज, चाहे पहले साल में ब्याज दिया हमने, चाहे दूसरी साल में, मतलब जब तक भी हमारे पास वो राशि थी, कितने भी साल रही हो, हर साल का ब्याज हमने इक्वल पे किया था, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा ब्याज किसके ऊपर काउंट होता था, आपका प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, उसके अंदर पहले साल तो प्रिंसिपल, उसके बाद सारा का सारा ब्याज चाहे कितने रुपए हों, सारा का सारा किसके ऊपर काउंट करता चलेगा आगे, वो अमाउंट के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा कि ईयरली आप ब्याज निकालो तो कैसे निकालोगे, हाफ ईयरली निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, अगर आपसे वो तिमाही क्वार्टरली वगैरह का पूछे तो वो ब्याज आप कैसे निकालोगे बस। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एग्जामिनर दे के जाएगा आपको, वो हमेशा 1 साल की देगा। वो अगर हाफ ईयरली भी वर्ड यूज़ किया होगा कहीं पे, एग्जामिनर कभी भी हाफ ईयरली की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पूरी 1 साल की होती है। अगर हाफ ईयरली वर्ड यूज़ किया तो आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे, अगर उसने तिमाही पे बोला है तो आप डिवाइड बाई 4 कर दोगे। अगर उसने बोला कि हर 4 महीने के ऊपर हिसाब करना है तो 4-4 महीने के अंदर अगर मैं पूरे साल को डिवाइड करूं तो 3 हिस्से में डिवाइड होगी, क्योंकि टोटल 12 महीने, पहले 4 महीने, अगले 4 महीने और अगले 4 महीने। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, रेट को बाई 3 डिवाइड बाई 3 से। उसके बाद जो भी उसने पूछा हो, अमाउंट पूछा आपसे या सीआई पूछा है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले हमने किया है वो क्लासेस ज़रूर देख ले। अगर कोई भी फिर भी आपको डाउट वगैरह मिलता है, कोई भी डाउट लगता है जो आज हमने पढ़ा पूरा का पूरा, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपके समझ में ना आया हो,
आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया मिलेगा, वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।